Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher, and today we are here with our chapter 5 of geography, which is atmosphere. So, without any further ado, let's begin our chapter. First of all, how are you, students? I hope you're fine. So, since there are so many things going around us, we are going to study a chapter which is based on a topic around us, which is atmosphere. So, first of all, what is an atmosphere? It is a thick blanket of air which is surrounded around our earth. Okay, it is a thick blanket. एक काफ़ी मोटी लेयर होती है जो अपने अर्थ के अराउंड सराउंडेड होती है. किस चीज़ की लेयर है? एयर की लेयर है. ठीक है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस कहलाता है और एयर की एक बहुत ही थिक लेयर जो कि हमारे अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट की तरह है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है और एटमॉस्फेयर अपनी अर्थ की शेप के अकॉर्डिंग उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. Whereas when we talk about other planets, so other planets do not have an atmosphere just like Earth. उनके पास भी एटमॉस्फेयर होता है, बट या तो एटमॉस्फेयर नहीं होता या होता भी है तो बहुत लिटिल अमाउंट में होता है. ओके, सो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए या अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नेसेसरी है. इसी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. वो हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है हार्मफुल रेस अर्थ पे आने से. Plus, it protects us from the ultraviolet rays which are coming from the sun towards our Earth's surface. It also regulates the temperature for our comfort because our body needs a specific temperature to survive on the surface of Earth. That's why the atmosphere regulates the temperature for our comfort. The first 30 km of atmosphere from the surface of the earth contains about 98% of its mass. मतलब अगर अर्थ के सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ स्काई की तरफ अगर कैलकुलेट किया जाए तो उस एरिया में 98% है मास किसका? एटमॉस्फेयर का. मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी एटमॉस्फेयर की इसी एरिया में है. जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है. एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लगता है हमारे अर्थ सरफेस पे वो जैसे हम ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं, मतलब अपन ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, उसी वैसे वैसे ही अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होने लग जाता है. सो जैसे ही हम स्पेस में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एब्सेंट होता है. ओके, अब अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरह से मिलके बना है, किन किन चीज़ों से मिलके बना है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इस टॉपिक में हम यही सब पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन किस तरह का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? कलरलेस है, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, टेस्टलेस है, प्लस ओडरलेस है. ओडरलेस मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है. तो टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस गैसेस से मिलकर बना हुआ हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो गैस होती है वो है नाइट्रोजन, विच इज़ अबाउट 78%. 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी गैस का. सेकेंड नंबर पे जो गैस आती है वो है ऑक्सीजन. इट इज़ प्रेजेंट about 21% इन आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ये दोनों गैसेस मेन गैसेस होती हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होती है. बाकी जो सारी गैसेस हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में होती हैं. अगर आप इस पाई चार्ट को देखें तो इस पाई चार्ट में आपको पता चलेगा कि गैसेस किस तरह से डिवाइडेड है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में. ये जो पाई चार्ट है इसमें आप देखें तो येलो कलर से डिनोट किया जा रहा है ऑक्सीजन. येलो कलर से क्या डिनोट किया जा रहा है? ऑक्सीजन गैस. ब्लू कलर से नाइट्रोजन, जो कि 78% अमाउंट में प्रेजेंट है. और बाकी जो 1% बचा है उसमें अदर गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये सारी गैसेस कुछ अमाउंट में हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. सो लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस फिगर. इसमें हमें बताया गया है कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर किस तरह का है.
ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस की। फर्स्ट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। अभी हमने पढ़ा 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और क्योंकि हम प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, तो ये इकोसिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। दैट्स वाई नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा नीडेड है हमारे एटमॉस्फेयर में बाय plants for their growth. Second is oxygen. It is essential for survival of all living creatures. जितने भी living organisms हैं उनके survival के लिए सबसे ज़्यादा essential gas जो है वो है oxygen. Humans हों, animals हों, ये सभी breathe करते हैं oxygen and they give out carbon dioxide. Whereas अगर plants की बात की जाए, they take in carbon dioxide and give out oxygen. That's why कहा जाता है कि plants consume carbon dioxide and give out oxygen. In which process? In the process of photosynthesis. Okay? So जो plants oxygen exhale करते हैं, plant अपनी body से जो oxygen बाहर release करता है वही use की जाती है by the human beings or animals for their living. Okay? Next gas which is present in the earth, which is important to us, is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट गैस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं इन दिस प्रोसेस। दैट इज व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन आवर अर्थ। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हीट है वो उसको एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो हीट जितनी भी एमिट होती है हमारे अर्थ सरफेस से उसे एब्जॉर्ब करती है और उसे वापस एमिट करती है। जब वो हीट वापस एमिट होती है तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वैसा ही बना रहता है जैसा एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी को रिक्वायर्ड है। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, जब ये ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, मतलब अगर हमारे अर्थ सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, किन किन चीज़ों से होती है? जितने भी जो व्हीकल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करते हैं। हम कुछ भी चीज़ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। तो अलग अलग कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स रिलीज करते हैं ड्यूरिंग देयर वर्किंग। सो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और वो हमारे अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एंड रिफ्लेक्टिंग बैक टूवर्ड्स द अर्थ। दैट इज वाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है किसी अर्थ के सरफेस पे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, बिकॉज इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग। किससे होती है ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होना और उस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स का पिघल जाना। ठीक है, अगर ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो नहीं बचेगा, क्योंकि वो जितने भी ग्लेशियर्स पिघलेंगे वो सी में या ओशंस में पिघलेंगे, और ओशन में कैसा पानी होता है? खारा पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, एंड वी कैन नॉट कंज्यूम सॉल्ट वाटर। दैट इज वाई glaciers should not melt, and that is why we need to protect our earth from increasing temperature or from the excess emission of carbon dioxide. Okay, so this is the importance of atmospheric gases. Now we will study about the structure of our atmosphere. So let's look at this figure 5.2, which shows the structure of atmosphere. The first 10 kilometer area from the earth surface is troposphere. जो अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर का एरिया है वहाँ पर जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है इट इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसकी हाइट कितनी है? 10 किलोमीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड 6 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स एंड 16 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर. ठीक है, हमारे वेदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग, ड्यू,
ये सारी चीज़ें इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइट इंक्रीज हो रही है हमारी, अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे एयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो एयर का टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑल्टीट्यूड। ओके, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर ऑफ एयर या टेम्परेचर इनसाइड द एयर विल डिक्रीज। टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है वो होता है 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जैसे ही हम 165 मीटर एट ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है हमारा 165 मीटर, जैसे ही हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे जैसे और ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर 1 डिग्री कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं इसे? नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, द ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो डेंसेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर है वो प्रिवेंट करता है हमारी अर्थ की सरफेस को फ्रॉम गेटिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। क्योंकि क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस में या ट्रोपोस्फेयर में, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करती है हीट को और उस हीट को वो रिलीज करती है। डे टाइम में तो हीट एब्जॉर्ब की जाती है और नाइट टाइम में वो हीट रिलीज होती है। उससे क्या होता है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। ओके, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है, सेकेंड लेयर हमारी है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जो बीच की ये वाली जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है, इसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग हेयर। इस जगह पर आकर टेम्परेचर डिक्रीज होना रुक जाता है, इसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है। ओके, और नेक्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर अबव प्रेजेंट होती है। द टेम्परेचर इन द लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज स्टेज कांस्टेंट। स्ट्रेटोस्फेयर की जो लोअर लेयर की बात करें, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वेयरएज जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाते हैं टेम्परेचर वेरिएट होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर मूव करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वेयरएज हमने जब ट्रोपोस्फेयर की बात करी तो यहाँ पर ऊपर मूव करने से टेम्परेचर क्या हो रहा था? कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ओके, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर मूव करने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है। ओके, एज सच दिस लेयर इज वार्म। ये लेयर जो होती है वार्म होती है और इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स ऐसे कुछ ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। वाटर वेपर या क्लाउड्स भी किसमें प्रेजेंट होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ओके, सो इस लेयर में कुछ ज्यादा चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। दैट इज वाई यहाँ पर सुपरसोनिक जेट प्लेन्स उड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लेयर क्लीन होती है एयर ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट के लिए। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पर इस लेयर में प्लेन्स उड़ाए जाते हैं या फिर जेट प्लेन्स, जिस भी तरह के एयरक्राफ्ट हैं वो इस लेयर में फ्लाई करते हैं। ओके, अनदर थिंग अबाउट दिस लेयर इज दैट इट कंटेन्स ओजोन लेयर। इस लेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट होती है और ओजोन गैस क्या करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को, और उसके रेडिएशन को अर्थ पे आने से रोकती है। ठीक है, तो ओजोन गैस क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फेयर। क्या बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को? ओजोनोस्फेयर। नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर की जस्ट अबव लाई करती है। ये देखिए, अगर हम फिगर में देखें तो जो मीजोस्फेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव प्रेजेंट है और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो क्या है? 85 किलोमीटर
फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे मीजोस्फीयर में हम इंक्रीज करते हैं ऑल्टीट्यूड, जब हम मीजोस्फीयर में ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। अगेन टेम्परेचर डिक्रीज शो हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मीजोस्फीयर में हम ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है, और इस लेयर को बोला जाता है कोल्डेस्ट लेयर। कौन सी लेयर? कोल्डेस्ट लेयर कहलाती है मीजोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत रैपिडली डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। जो नैरो बाउंड्री है मीजोस्फीयर की और स्ट्रेटोस्फीयर की, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच की जो ये बाउंड्री है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपोज। और इससे क्या पहले पढ़ा था हमने? ट्रोपोपोज, ठीक है। इस लेयर में मीटियोर्स एंटर होते हैं आउटर सरफेस पे से, और वो बर्न हो जाते हैं क्योंकि उनमें काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है इस लेयर में एंटर होने से। इस लेयर में हॉट एयर बलून्स फ्लाई किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मीटियोर्स इस लेयर में एंटर होते हैं, बट इस लेयर के अंदर नहीं आ पाते क्योंकि फ्रिक्शन काफी ज्यादा क्रिएट होता है और वो वहीं पर बर्न हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जस्ट मीजोस्फेयर के अबव लाई करती है। ये देखिए ये वाली जो लेयर है, वो क्या है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जस्ट मीजोस्फेयर के ऊपर लाई करती है, और इस लेयर में सैटेलाइट्स फ्लाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मीजोस्फेयर, और इसकी हाइट क्या है? 80 to 450 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस पे से अगर हम इसको मेजर करें तो 80 से लेकर 450 किलोमीटर अबव प्रेजेंट होती है अर्थ के सरफेस पे, एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड इन दिस लेयर। अब इस लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। आपने देखा कंसिस्टेंसी? अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो जैसे हम ऊपर मूव कर रहे थे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, फिर हम स्ट्रेटोस्फेयर में आए, स्ट्रेटोस्फेयर में हम जैसे ही ऊपर मूव कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगेन हम मीजोस्फेयर में आए तो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर अगेन टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हाइट के साथ यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इसी वजह से इट इज द हॉटेस्ट लेयर, इट इज वेरी हॉट लेयर with the temperature reaching up to, hottest नहीं, it is very hot layer with the temperature reaching up to 1500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर हम थर्मोस्फेयर के लोअर पार्ट की बात करें, थर्मोस्फेयर ये वाली है लेयर, और इसका जो लोअर पार्ट है उसकी हम बात करें इस वाले कुछ एरिया की, तो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसपे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। आपके क्लास में ये चैप्टर, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं होगा तो अब आप पढ़ लेंगे कि आयंस क्या होते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, उनमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। और वो चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन्स, आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं बाय डोनेटिंग और रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेन हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उस पार्ट को हम असाइड रखते हैं, और ये ध्यान रखना है कि इस लेयर में क्या प्रेजेंट, इसके थर्मोस्फेयर के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं काफी सारे आयंस, ठीक है। और आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और क्योंकि इस लेयर में यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज आयनोस्फेयर। ओके, आयंस प्रेजेंट है इसलिए आयनोस्फेयर भी कहा जाता है इसको। इस लेयर में रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं from earth and they are sent back to the earth through this layer. Okay, it helps in long distance wireless and satellite communications. ये लेयर हेल्प करती है हमें लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में। आवर लास्ट लेयर इज एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर जो है वो आउटर मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, एंड इट इज कॉल्ड एग्जॉस्फेयर बिकॉज आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो it is as high as 5500 degree Celsius, which is 5500 degree Celsius.
दिस लेयर मर्जेज आउट विद द आउटर स्पेस. आउटर स्पेस से मिक्सड होती है ये लेयर और इसमें काफी लेस अमाउंट में एयर प्रेजेंट होती है. यहाँ पर आप ब्रीथ नहीं कर सकते. ओनली अ फ्यू ट्रेसेस ऑफ लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर सीन इन दिस लेयर. इस लेयर में काफी कम अमाउंट में हाइड्रोजन या हीलियम प्रेजेंट होती है. उसके अलावा ब्रीदेबल गैसेस प्रेजेंट नहीं होती है, जो कि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. जो गैसेस वो इस लेयर में प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, सो दीज आर ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. I hope you are studying well and keeping yourself safe in this environment, in these drastic conditions. But keep yourself safe and keep studying. Stay healthy. Thank you very much.